नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक खूबसूरत सा घर हो, और जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है कि हमारे घर का डिज़ाइन कैसा होगा, आकार कैसा होगा। किसी भी अगर हम घर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, शॉपिंग मॉल की बात करें, तो हर किसी का डिज़ाइन और आकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में ये जो कला होती है ये वास्तुकला के अंतर्गत आती है, और जो इस डिज़ाइन और आकार को बनाते हैं उन्हें वास्तुकार कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वास्तुकला के बारे में और इसके महत्व के बारे में। आज का हमारा विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तुकला का महत्व, और इस विषय पर बातचीत के लिए हमने इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। उनको आपसे मिलवाऊं, रूबरू करवाऊं, उससे पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर अनामिका नंदन वास्तुकला विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनामिका का जन्म और शुरुआती शिक्षा पटना में हुई। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद बीआईटी मेसरा रांची से पीएचडी किया। आप 1996 से वास्तुकला के कार्य से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग संस्थानों के साथ काम करने के बाद 2005 में खुद के फर्म की शुरुआत की, और यहीं से शुरू हुई एक सफल आर्किटेक्ट का सफर। डॉक्टर अनामिका ने कई शिक्षण संस्थानों में एक वास्तुकला शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवा दी। आप बीआईटी पटना की वास्तुकला विभाग की कोऑर्डिनेटर रहीं, साथ ही इंचार्ज भी रहीं। इसके अलावा डॉक्टर अनामिका बीआईटी पटना में कमेटी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स की चेयरमैन हैं। आपने वास्तुकला से जुड़े कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लिया तो कई संचालित भी किया। एक स्वतंत्र आर्किटेक्ट के रूप में आपने कई सफल प्रोजेक्ट किए। आपने अब तक होटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, नर्सिंग होम, ऑफिस बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग का इंटीरियर किया। आपको वास्तुकला परिषद नई दिल्ली की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों, इस वक्त डॉक्टर अनामिका नंदन जी खुद हमारे साथ हैं। बहुत कुछ बातें हमने उनके बारे में जानी और अब खुद हमारे साथ हैं अनामिका नंदन जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। अनामिका जी, आप चूँकि एक आर्किटेक्ट हैं और काम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक आर्किटेक्ट के ऊपर। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो वास्तुकला क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? वास्तुकला एक विषय है जिसमें भवन निर्माण से संबंधित बातों की जानकारियाँ होती हैं। ये 5 साल का कोर्स है। हम इस कोर्स की पढ़ाई करते हैं और इसमें हम अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स के डिज़ाइन करते हैं। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, होटल, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, सभी प्रकार के बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने से लेके उसके इंटीरियर्स भी करते हैं हम। ना सिर्फ हम बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही बृहत है। ये भवन से बढ़ के शहरों की डिज़ाइन भी, स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा, तो शहरों की डिज़ाइंस भी वास्तुकार करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। हाँ, लेकिन लोग जानते ज़रूर हैं हमें भवन निर्माण के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, अमूमन देखा ये जाता है कि जब भी हम वास्तुकला की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर पुरुष ही नज़र आते हैं। महिलाएं मुझे लगता है बहुत कम है आज के समय में। आप एक महिला के रूप में इस क्षेत्र में हैं। किस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पे फिट किया? आपने सही कहा कि इस क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता रही है, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। आप समझ सकते हैं, साइट पे जाना और साइट पे काम करवाना, मज़दूरों से काम करवाना उतना आसान नहीं होता है। और जो हमारा सामाजिक दायरा है उसमें भी कोई ये नहीं चाहता है कि उन्हें डायरेक्शंस किसी स्त्री से मिले साइट पे जाके, तो उन्हें भी कंफर्टेबल लगता है अगर कोई पुरुष हो और साइट पे जाए, वैसे इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स। तो ऐसे में चुनौतियां तो होती हैं औरतों के साथ, लेकिन हाँ, आज मुझे खुशी है कि यंग जनरेशन्स बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत सारी नई बच्चियां इस फील्ड में आ रही हैं और वो इसे चैलेंज की तरह लेती हैं। वो सारे काम करती हैं, खुद ड्राइव करती हैं, खुद जाती हैं साइट पे, सारे काम हैंडल कर लेती हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, तो धीरे धीरे लोग
एक्सेप्ट करने लगते हैं और फिर आसान हो जाता है। मुझे लगता है आज के समय में ये कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है कि ये कार्य पुरुष का है, ये कार्य महिलाओं का है। अब सभी कार्य दोनों बराबर रूप से करते हैं। वास्तुकला का उद्देश्य क्या है? क्यों कोई भी व्यक्ति वास्तुकला का सहारा ले? क्यों वास्तुकला के तहत भवन का निर्माण करे? देखिए, वास्तुकला का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक आर्किटेक्ट से हेल्प लेना आवश्यक है। वो इसलिए कि अगर स्वयं से हम निर्माण करते हैं अपने घर में, तो हमें समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। कमरे का साइज़ क्या होना चाहिए, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऐसे में कई बार अगर डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो हमें जो कम खर्च में कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, उसकी बजाय हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर आप समझिए छड़ अगर सरिया देते हैं रूफ़ में या फिर अपने फाउंडेशन में, अगर 2-4 सरिया भी ज़्यादा डाल दिया हमने, तो वो हमारे स्टेबिलिटी पे कंसर्न है। वो हमारा स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं होगा और उसमें कई बार जैसे क्रैक्स आ सकते हैं, भवन आपका उतना मजबूत नहीं हो सकता है। तो आपको एक कंसल्टेंट का हेल्प तो चाहिए ताकि सही समय पे सही डिसीज़न ले सके और अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े या बड़े जो भी टुकड़ा है उसके साथ आप सही डिसीज़न ले सकें। बिल्कुल। अगर हम बात करें वास्तुकला भवन डिज़ाइन की, अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से प्रभावित करता है किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी घर को? वास्तुकला में जैसे मैंने कहा कि अगर मान लिया कि एक शयन कक्ष, मुझे एक घर ही डिज़ाइन करना, उसमें शयन कक्ष की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि हम एक ज़रूरत के हिसाब से एक बेड और फर्नीचर्स लगा सके। अगर हमने सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिया तो भी वेस्टेज स्पेस का होता है, और ज़रूरत से कम अगर हमने डिज़ाइन किया तो भी आप सारे फर्नीचर्स को सही से नहीं लगा पाते। तो कई बार होता है कि अगर आप छोटे छोटे कमरे आपने बना दिया, फर्नीचर्स ठीक से नहीं लगाया, तो जिस जगह पे आपका 2/3 ऑफ योर लाइफ जहाँ आप स्पेंड करने वाले हैं, पूरे टाइम आप इरिटेटेड रहते हैं, आपको काम करने में सहूलियत नहीं होती। बहुत कॉम्पैक्ट किचन होता है तो वहाँ काम करने में मन नहीं लगता है। तो कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ आप इतना लंबा टाइम अपना स्पेंड करने, वो खुशनुमा होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है पुरुषों से ज़्यादा यदि महिलाओं को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी, निभा पाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जब एक महिला किसी घर में पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है तो उन्हें पता होता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी जो होती है वो महिलाओं को ही दी जाती है। सही बात। तो उन्हें पता होता है कि हमें किस जगह को कितना आकार देना है। सही। आप इस क्षेत्र में कैसे आई? मैंने +2 साइंस से किया था और इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर एक नया फील्ड था जो बहुत ही चैलेंजिंग था। मुझे इसके विषय सारे बहुत पसंद आए और इसमें मैंने देखा कि औरतें कम हैं, लड़कियां कम हैं, तो मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और मुझे खुशी है कि मैं इस फील्ड में टिक पाई और मैंने अपना योगदान दिया जितना मुझसे पॉसिबल था। बिल्कुल। अगर किसी भी घर या ऑफिस का अगर हम वास्तुकला करवाते हैं, आर्किटेक्ट करवाते हैं, तो किस तरीके से प्रभावित करता है वहाँ रहने वाले लोगों को ये, और साथ ही साथ और क्या क्या लाभ इसके हो सकते हैं? जी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं घर को, तो वहाँ पे अगर मान लिया कि उसकी वेंटिलेशन सही नहीं है, घर में हवा ठीक से नहीं आ रही है, प्रकाश घर में सही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में रहने वाले लोग कई तरह की मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उन्हें हो जाती हैं। जैसे अगर हवा नहीं, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रहा है, तो कई तरह की उनके सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये तुरंत तो शायद नहीं महसूस होता है, लेकिन लंबे समय में रहने पे ये महसूस होता है कि अगर इसका नक्शा कुछ और होता, इधर से हवा आती होती तो कमरा फ्रेश लगता, अच्छा लगता। कई जगह आपने देखा होगा सीलन आ जाती है कमरे में, तो सीलन की वजह से भी ब्रोंकाइटिस या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ऑफिस या घर या कोई भी बिल्डिंग अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो। बिल्कुल। हम जब किसी भी खूबसूरत घर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी खूबसूरती दिखती है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, आइडियाज़ कितने ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, शायद इतना डेप्थ तक हम नहीं जा पाते हैं। हमारी यही कोशिश है आपको ये बताने की, इस विषय के साथ आने की, कि आप भी जानें और समझें कि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, किस तरीके से एक घर का निर्माण होता है, एक बिल्डिंग का निर्माण होता है।
अभी के समय में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में। अगर हम बात करें वास्तुकला की, तो वास्तुकला के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आए हैं? वास्तुकला में देखिए, पहले बिल्डिंग्स जो ट्रेडिशनल तरीके से हम बनाते थे, सबसे पहले तो हम जो बनाते थे वो दीवारों पे लोड आती थी, उसे हम लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन कहते थे। लेकिन अब जो उसके आगे जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उसमें आप देखेंगे कॉलम और बीम पे लोड आते हैं, तो अब दीवारों पे लोड नहीं आती, दीवार बहुत हल्के बनाए जाते हैं। तो वो एक चेंज था जिसकी वजह से हाई राइज कंस्ट्रक्शंस होने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, अब तो और भी लेटेस्ट कई सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई। बिल्डिंग में सेंसर्स लग गए हैं, जैसे आप देखे होंगे कई सारे रेस्टोरेंट में या कई एयरपोर्ट पे या कहीं भी अगर कोई एंटर करता है तो लाइट्स जल जाती है, अगर कोई नहीं है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो कई तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ बिल्डिंग में लगाने शुरू किया हम लोगों ने। और आज के डेट में एनर्जी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हम एनर्जी बहुत सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करें, इस बात का हर एक फील्ड में कोशिश करते हैं। तो आर्किटेक्चर में भी जो हम भवन निर्माण करते हैं वहाँ हम किस तरह से एनर्जी सेव करें और कितनी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, उस पर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है। हम इस तरह से एनर्जी को वेस्ट ना करें। तो नई बिल्डिंग्स में बहुत सारे कंसर्न है जिस पे हम काम करते हैं, और एआई के इंट्रोडक्शन के बाद से और भी कई नई तरीके की टेक्निक्स आ गई हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मतलब समय के साथ बदलाव हर क्षेत्र में है, वैसे ही वास्तुकला के भी क्षेत्र में है। पहले सीमेंट, बालू और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अभी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। वास्तुकला के अंतर्गत वास्तुशास्त्र भी आते हैं। आइए हम जानते हैं, अनामिका जी कुछ बता रही हैं बेडरूम के बारे में, किचन के बारे में, देखते हैं। ऐसा है कि हम जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमने एक पढ़ाई करके अपने फील्ड में काम करना शुरू किया, इसलिए हम इसके साइंटिफिक बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहीं कहाई बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे उतना ध्यान नहीं देते। और सही बात भी है, यही कन्विंसिंग भी होता है। वास्तुशास्त्र में कई एक चीज़ें हैं, जैसे विभिन्न कमरों का विन्यास कैसे हो। एक बात और मैं जैसे कहना चाहूँगी कि देखिए, हम सब जो रहते हैं घरों में, अपने जीवन का 1/3 पार्ट हम अपने बेडरूम में बिताते हैं, 1/3 पार्ट घर के दूसरे भागों में बिताते हैं और बाकी का समय घर के बाहर बिताते हैं। इसलिए हमारे जीवन पे, हमारे घर के नक्शे का, डिज़ाइन का बहुत ही असर पड़ता है। तो बहुत ही सोच समझकर इसकी प्लानिंग करनी होती है। और वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, एनर्जी घर में अलग अलग भाग से एक एनर्जी का फ्लो होता है, उसका किस तरीके से हमारे ऊपर असर पड़ता है, इस विषय में बताता है। किसी भी घर में उसके ड्राइंग रूम का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ड्राइंग रूम वो जगह है जहाँ पे आपके गेस्ट, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपसे मिलते हैं, बैठते हैं और उन्हें वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो जगह है जहाँ पे हम उन्हें ऐसा भी शोकेसिंग करते हैं कि चलो यहाँ पे हमारे अपने जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो हम दिखा पाते हैं, जो भी हमारी खुशियाँ हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कुछ जैसे इस तरह की चीज़ों से जो हमारे अवार्ड्स हैं या जो हमने अचीव किया है उसकी प्रदर्शित करके उसे रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ फ्लावर्स है और ये डांसिंग गर्ल्स हैं, ये एक खुशी का अनुभव कराते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग्स, बहुत बड़ा पेंटिंग तो नहीं, वो छोटे पेंटिंग्स जो जगह के साथ अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज हो सके, उस तरह की पेंटिंग्स और इस तरह के डिस्प्ले हम रख सकते हैं ड्राइंग रूम में। वास्तु के अनुसार अगर डाइनिंग कक्ष के दीवारों का रंग ऑरेंज या हल्के पीले रंग का होता है तो खाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगी हुई है और दीवार का रंग पीले रंग का है। अगर आजकल जैसे कि फ्लैट्स में जगह कम होती है और आवश्यकताएं किचन की तो उतनी ही होती हैं, तो यहाँ पे छोटे किचन की भी अरेंजमेंट हम इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए पूर्व दिशा की ओर स्टोव लगा हुआ है और यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं। यहाँ भी मॉड्यूलर किचन जैसा ही कुछ अरेंजमेंट्स है जहाँ पे कटलरी आइटम्स या सब अरेंज किया हुआ है। और अगर अलग से डाइनिंग टेबल लगाने का स्पेस ना हो तो किचन के साथ ही ओपन किचन
हम बना सकते हैं और ओपन किचन के साथ ही इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं जो कि डाइनिंग टेबल का भी 2 फैमिली या 3 फैमिली में 2 या 3 मेंबर हो तो इस तरह का स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि डाइनिंग टेबल का पर्पस सॉल्व कर सके। आपने देखा कि अनामिका जी ने किस तरीके से बड़ी ही सुंदरता से वास्तुकला और वास्तुशास्त्र दोनों के बारे में विस्तार से बताया। किस तरीके का आपका वॉल का कलर होना चाहिए किचन का, इसके अलावे जो छोटी छोटी बातें हैं इसका जिक्र करते हुए बड़ी अच्छी से आपने बताया अनामिका जी। अनामिका जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम टिकाऊ वास्तुकला की बात करते हैं तो इसके मुख्य तत्व क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जीवन में घर जब हम खुद बनाते हैं तो शायद एक बार ही बनता है, तो ऐसे में सबसे पहले जहन में ख्याल आता है कि भाई टिकाऊ होना चाहिए, 5 साल या 10 साल के बाद तुरंत से वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए इसके क्या तत्व हैं और क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब भी घर बनाते हैं, घर बनाना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें लगता है कि जब हम घर बनाएं तो अच्छे से टिके और बहुत जल्दी उसमें रिपेयर या फिर खर्च ना करना पड़े। तो इसके लिए जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, हम आर्किटेक्ट्स जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके स्ट्रक्चरल पार्ट यानी कितना लोहा, सीमेंट, बालू कितना लगना चाहिए, उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से हम हेल्प लेते हैं। तो डिज़ाइन के मुताबिक वो बिल्कुल सही कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना अमाउंट में सारे मटेरियल्स लगेंगे। मटेरियल्स का उचित चुनाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसके हिसाब से जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो निश्चित ही भवन टिकाऊ होता है। बिल्डिंग में जो मटेरियल्स हम सेलेक्ट करते हैं उसका भी बहुत केयरफुल तरीके से सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल बाढ़ सी आ गई है, चाहे टाइल्स की बात करें, चाहे पेंट की बात करें या सीमेंट्स की बात करें, तो जब तक उन्हें चेक ना कर लें कि अलग अलग कसौटियों पे कि ये खरा है, ये सही है या नहीं है ना। और फाउंडेशन से जब काम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नींव, घर की जो नींव होती है वो मजबूत होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग खर्च बचाने के लिए नींव उतनी मजबूत नहीं बनाते, लेकिन 2 फ्लोर की नींव देते हैं और 4 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में तो बिल्डिंग मजबूत तो नहीं होगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट से, आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए कि जो फाउंडेशन दे रहा है, मान लिया 4 फ्लोर का दे रहे हैं तभी 4 फ्लोर बनाएं, ऐसा नहीं 4 फ्लोर का फाउंडेशन दे और 7 फ्लोर बना लें, तो ऐसे में बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। और डिज़ाइन के मुताबिक बनाएं और एक्सपर्ट से सलाह लेके, तो फिर आपकी बिल्डिंग टिकाऊ होगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट से सलाह लेना, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या उचित है उस भवन के लिए, उस इमारत के लिए। अनामिका जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी, हमने तकनीक के बारे में बात की कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है वास्तुकला के अंतर्गत। आपसे जानना चाहूँगी कि BIM और साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग, इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है वास्तुकला में? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। BIM कंसल्टेंट्स आजकल कहते हैं। आजकल बच्चे इसकी अलग से ट्रेनिंग लेते हैं BIM का। जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स है, इलेक्ट्रिकल है, PHE जो प्लम्बिंग का कंसल्टेंट है वो हैं, उसके अलावा भी जो लोन दिलाते हैं बैंक के लोग हैं। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो ऐसा है कि जब भी किसी बड़ी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन हम करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, जो बिल्डिंग डिज़ाइन होंगे इसमें खर्च कितनी आएगी, इसमें कितने तरीके से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम डालते हैं इस टेक्नोलॉजी में तो हमें कई ऑप्शंस आते हैं। बहुत वेग वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं बैठ के ये डिसाइड करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई इस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, अगर कंस्ट्रक्शन का टेक्निक बदल दिया तो कॉस्ट इतना आएगा,
टाइम कितना लगेगा, अगर इस टेक्निक से बनाएंगे तो टाइम कितना आएगा, दूसरे टेक्निक से बनाएंगे तो टाइम कितना आएगा। तो ऐसे में डिसीज़न लेना बहुत आसान हो गया। पहले के समय में क्या होता था कि सारे कंसल्टेंट्स अपनी अपनी डिज़ाइन बनाते थे, अलग अलग डिज़ाइन बना के लाते थे, एक टेबल पे बैठते थे, महीनों डिस्कशन होता था। तो जो काम 6-8 महीने में होता था आज के डेट में 15 दिन में हो जाता है। तो BIM कंसल्टेंट्स का मेन यही रोल है। और कई सारे मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जो हमारे देश में भी काम करी, और हमारे देश की भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो BIM का इस्तेमाल कर रही हैं। और 3D प्रिंटिंग का जिक्र, वो कितना लाभप्रद हो रहा है, खासकर अगर हम प्रिंटिंग आज के डेट पे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है, लेकिन एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है जो कि कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने प्रिंटिंग का नाम सुना होगा आप सबने, तो उसमें प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, पेपर प्रिंटिंग करते हैं या फ़ोटो प्रिंट करते हैं, लेकिन बिल्डिंग भी प्रिंट हो सकता है, ये सोचना आश्चर्य से परे है। तो वाकई बिल्डिंग प्रिंट हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं जिसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन जब हम कैड पे, ऑटो कैड हमारा सॉफ्टवेयर होता है बेसिक, या रिवेट करके सॉफ्टवेयर, उस पर जब बनाते हैं तो बिल्डिंग की जो डिज़ाइन तैयार करते हैं वो लेयर बाय लेयर डिज़ाइन करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स जब हम इनपुट डालते हैं उस मशीन में, तो वो क्या करता है कि एक सीमेंट का मिक्सचर, गीला मिक्सचर स्लरी, वो उसमें डाल दिया जाता है, और डिज़ाइन जैसे हम पेपर पे बनाते हैं वैसे ही वो एक एक लेयर निकाल के तैयार करता है। तो ऐसे पूरी की पूरी बिल्डिंग की कंपोनेंट, मतलब वो वॉल पूरी बना के निकाल देता है, जैसा डिज़ाइन हम करते हैं वैसा प्रिंट करके निकाल देता, बना के निकाल देता है। और वो ऐसा होता है कि उसका सेटिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी वो सॉलिड हो जाता है। तो जब आपको सॉलिड कंपोनेंट्स यानी दीवार, छत सब बन के अगर मिल गया तो साइट पे जाके सबको असेंबल करना है। तो जो घर हम 8 महीने या 10 महीने या कहिए 1.5 साल में बनाते हैं, वो 1 महीने के भीतर मान के चलिए ये पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। तो अभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कई जगह हुआ है, बेंगलोर में कुछ बिल्डिंग्स में हुई है, चेन्नई में हुई है। तो छोटी बिल्डिंग्स पे उन लोगों ने ट्राई किया, बहुत छोटी बिल्डिंग्स पे। तो देखिए फ्यूचर में शायद मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो आर्किटेक्ट हैं उनका काम भी आसान BIM और 3D प्रिंटिंग करने वाला है। और मुझे लगता है समय के साथ जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में जाहिर तौर पे एक वास्तुकार के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि स्मार्ट बिल्डिंग किस तरीके से वो इंसानों को लाभ पहुँचा सकता है, और इसके साथ ही साथ चुनौतियाँ क्या हैं इसके साथ? से स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है। देखिए दूसरे विदेशों में क्या है कि क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम और हार्श है, तो ऐसे में नेचुरल तरीके से, जैसे हम अपने भारत में रहते हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, हवा चाहिए तो खिड़की खोल दिया, है ना, नहीं चाहिए तो बंद कर दिया। लेकिन कई फॉरेन की कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम ठंडा है या फिर बहुत गर्मी है, ऐसे में वो खिड़कियाँ खोल दें और बंद कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग का, HVAC कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, उसके कंट्रोल के लिए सिस्टम्स लगाए जाते हैं, कई तरीके के सेंसर्स लगाए जाते हैं। जैसे अगर कोई कमरे में जाता है तो लाइट्स अपने आप या सारी कुछ ऑन हो जाएंगी, अगर आप नहीं हैं तो वो ऑफ हो जाएंगी। या आपने देखा होगा कि एस्केलेटर्स पे ऐसे नहीं चलती हैं, जब कोई आदमी जाता है सेंस करता है और वो चलने लगता है। तो ये सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है। कोई एंटर करना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी चेक करके फिर दरवाज़ा खुलता है, नहीं तो नहीं खुल सकता। तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है। कई ऑफिस बिल्डिंग्स में ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, और हमारे देश में भी कई बिल्डिंग्स में हुई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स में होती हैं। तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ये तो फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी ये है कि सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना, इसमें कॉस्ट बहुत लग सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लगाएंगे तो। दूसरी चीज़ है कि हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे होती है, अगर इंटरनेट नहीं काम करे तो सारा फेल हो जाता है ना। कई जगह देखेंगे, विदेशों में मैंने कई जगह देखा है, अगर लाइट किसी वजह से चली गई, लंदन में इतनी एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, अगर लाइट चली गई तो जो डिपेंडेंसी उनके पूरे रूम हीटर एक साथ सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, सब फेल हो जाता है। तो बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसे में रहना। तो फ़ायदा तो है, लेकिन अगर आप जहाँ आपका सिस्टम थोड़ा भी फेल हुआ तो आपको बहुत
सारी परेशानियां हो सकती हैं। बिल्कुल, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, दो पहलू के साथ वो चलते हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा सतर्क होकर ही चीज़ों को अपनाना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। अगर हम बात करें अनामिका जी, आपके काम के बारे में थोड़ा और मैं विस्तार से जानना चाहूँगी कि जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है एक आर्किटेक्ट के ऊपर। जब एक भवन निर्माण की बात आती है, घर के निर्माण की बात आती है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो आने वाले समय बहुत बड़े हो सकते हैं। ये समझना चाहूँगी कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? हर बिल्डिंग, हर इमारत की डिज़ाइन अलग, आकार अलग, आइडियाज़ कहाँ से डेवलप होते हैं? ये मैं सच कहूँ तो जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें आइडियाज़ उन्हीं से मिलती है। जब उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहिए, आपने क्या सोचा है, अपने घर के विषय में क्या सोचा है, किस तरह की ज़रूरतें हैं आपकी, आपके शौक़ क्या हैं। अगर कोई कहता है कि उसका शौक़ संगीत है, कोई कहता है उसे किताबें पढ़नी है, तो हम घर वैसे ही डिज़ाइन करते हैं जहाँ उनके शौक़ को पूरा करें। उनके बजट के विषय में बातें करते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिल्डिंग के इंटीरियर्स या एक्सटीरियर में खर्च का कोई लिमिट नहीं है। आप एक्सट्रीम एंड तक जा सकते हैं, कम में भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा तक। आर्किटेक्ट्स को कहते हैं हम क्लाइंट्स को कि भाई हम छोटे कपड़े में, जैसे कहते हैं ना रुमाल में सूट सिल देना, उसी तरीके से छोटे टुकड़े पे भी हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये आइडियाज़ हमें क्लाइंट से ही मिलता है। अगर उनके रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ जाए और उनके चॉइस समझ में आ जाए तो हम वैसे ही डिज़ाइन आइडियाज़ निकालते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बड़े विस्तार से आपने बताया कि एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का विषय जो हम आपके सामने लेकर आए, इससे संबंधित जो भी बातें हमने बताई वो आप सबके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।